नमस्कार दोस्तों। आजाद भारत की 77 साल की राजनीति में पहली बार कोई नेता वोट चोरी के खिलाफ सीधे सड़क पर उतर रहा है। राहुल गांधी कल बिहार की जमीन से अपनी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि यह सीधा ऐलान है लोकतंत्र बचाने की यात्रा का। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी कितने किलोमीटर तक चलेंगे, सवाल यह है कि क्या यह यात्रा सत्ता की जड़ों को हिलाएगा। क्योंकि जब जनादेश ही चुराए जाना लगे तो संसद की कुर्सी हो या प्रधानमंत्री की गद्दी, दोनों की वैधता पर सवालों के घेरे में आ जाती है। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है दोस्तों, और ये यात्रा लगभग 16 दिन तक चलेगा। बताया जा रहा है कि 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी, जिसमें 1 सितंबर को पटना की एक विशाल रैली कर इसका समापन भी किया जाएगा। और बताया भी जा रहा है कि इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी इसमें सम्मिलित होंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, सेम उसी की तर्ज पर यह यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों। हालांकि वो यात्रा सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए थी, लेकिन ये यात्रा वोट चोरी के खिलाफ की जा रही है दोस्तों। तो क्या कुछ है इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ बदलने जा रहा है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उमाकांत सर जुड़ चुके हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं। तो सर, सवाल है मेरा सबसे पहला कि जो राहुल गांधी जी बिहार के अंदर ये तीसरी बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं कल के दिन, क्या लगता है कि इससे देश की राजनीति में क्या कुछ बदलते जा रहा है और क्या कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है सर? देखिए, आज कल से जो यात्रा हो रही है राहुल गांधी की, वो यात्रा बिहार की तकदीर बदलने वाली है, बिहार का भूगोल बदलने वाली है, बिहार का इतिहास बदलने वाली है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि इस यात्रा से बिहार में जो 20 साल का जो अरेंजमेंट था नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में, उस सरकार की विदाई का इंतजाम इस पूरी यात्रा से होने जा रहा है, ऐसा मेरा जमीनी आकलन है। उसकी वजह ये है कि जो नीतीश कुमार के साथ जो समुदाय है, जो जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, ओबीसी अति पिछड़ी जातियां 36% बिहार में हैं। और पिछले 2 साल से राहुल गांधी, इवन लोकसभा चुनाव से ही, राहुल के पहले से ही राहुल गांधी संविधान को जो खतरा है, भारत के लोकतंत्र को जो खतरा है, भारत के जो दबे कुचले पिछड़े अति पिछड़े माइनॉरिटीज, ये जो पूरा जो समाज है, ये समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो रिजिम है, उसके लिए पूरा जो स्पेस है, वो स्पेस लगातार खत्म होता जा रहा है। तो स्पेस, वो स्पेस दिलाने के राहुल गांधी एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पिछले चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में, वो जमीनी स्तर पर उस करिश्मे को मुकाम तक पहुंचाने में राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हैं, वो सफल नहीं हो पाए, जो सफलता उनको उत्तर प्रदेश में मिली। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 80 की 80 सीटों की बातें कर रही थी, 80 में से 75 सीटें जीतेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। और उत्तर प्रदेश की वजह से केंद्र में नरेंद्र मोदी को और उनके चाणक्य अमित शाह को 2 बैसाखियां खरीदनी पड़ी, नीतीश कुमार की बैसाखी और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी। इन बैसाखियों पर आज उनकी सरकार चल रही है। वो कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी, इतना तय है कि बिहार चुनाव के बाद मोदी सरकार और उनका जो पूरा तंत्र है, उसके पतन की औपचारिक शुरुआत हो सकती है। पतन हो जाएगा ये नहीं मैं कह रहा हूं, पतन अगर हुआ तो उसकी औपचारिक शुरुआत नवंबर से होगी, जब बिहार में नई विधानसभा का गठन होगा। ऐसा मुझे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी जी, लेकिन सर सवाल यह है कि आज तक बहुत सारी यात्राएं देखने को मिली। राहुल गांधी की ही बात करें तो ये तीसरी बड़ी यात्रा है, लेकिन वोट चोरी के खिलाफ इतनी बड़ी यात्रा, या फिर
इसको और भी तरीके दे सकते हैं, चुनाव से पहले भी ये यात्रा को मतलब एंगल, चुनावी एंगल से भी देखा जा सकता है। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की जो आज से 7-8 साल पहले की जो छवि थी सर, और आज की छवि में क्या लगता है कि जो लगातार यात्रा कर रहे हैं उससे कोई बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है सर? देखिए, राहुल गांधी की जो लड़ाई है, जो मैं भी उनके आलोचकों में शामिल रहा हूँ। मैं उनकी हम्म। पॉलिटिक्स की आलोचना करता रहा हूँ। जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हार गई पार्टी, तो हम्म। उसके बाद मैं भी आलोचना किया हम्म। कि पार्टी को नेतृत्व देने के बजाय आप मैदान छोड़ के भाग गए। हम्म। लेकिन मैं राहुल गांधी को जो मैंने रीड किया, पर्सनली रीड किया, कि राहुल गांधी किसी कुर्सी पर के पीछे नहीं भागते। बहुत क्लियर है उनका, उनका हम्म। माइंडसेट बहुत क्लियर है कि उनको कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी के पीछे वो नहीं भागते। अगर कुर्सी के पीछे भाग रहे होते तो राहुल गांधी 2009 के चुनाव में आसानी से प्रधानमंत्री बन सकते थे। मनमोहन सिंह ने उनको दसियों बार कहा कि आप में पब्लिकली अपील भी कर ली कि राहुल गांधी को मंत्रिमंडल ज्वाइन करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं कोई मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं कोई पद नहीं लेना चाहता। और जब उनको लगा कि 2019 के जो चुनाव था, जनरल इलेक्शन था, उसमें जब हम्म। उनकी पार्टी हार गई, तो वो हम्म। पहले कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया कि मैं हम्म। जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मैं पार्टी को इतनी सीट भी नहीं दिला पाया कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में बन पाते, तो हमारी जो हम्म। पॉलिटिक्स है उसको मैं चेंज करना चाहता हूं। तो राहुल गांधी की जो लड़ाई है, राहुल हम्म। गांधी बड़े पैमाने पर रिफॉर्म चाहते हैं, बदलाव चाहते हम्म। हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए अति पिछड़ा, कमजोर वर्ग, दलित, माइनॉरिटीज, इनकी इनकी एक किस्म से लीडरशिप चाहते हैं देश में, कि ये लोग देश का नेतृत्व करें। इसीलिए वो पार्टी का जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार में उन्होंने सासाराम के जो एमएलए हैं 4-5 बार के, राजेश राम को जी। विधायक बनाया, उसको नेता हम्म। बनाया, प्रदेश अध्यक्ष हम्म। बना दिया भाजपा का। जबकि एक हम्म। उच्च जाति के अच्छे खासे संसाधन वाले थे, उनका नहीं, ये नहीं चलेगा। उन्होंने वहां से शुरुआत की है, क्योंकि राहुल गांधी, आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी की इमेज, और इसका प्रश्न आपने किया कि देखिए राहुल गांधी जो जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट इमेज है, पारदर्शी इमेज है। जो वो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं। उनका जो प्रतिद्वंद्विता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो टोटल छवि है, जो पूरी इमेज है, पूरी तरह हम्म। फेक इमेज है उनकी। एक हम्म। जिसको कहते हैं एक झूठ के आडंबर पर इमेज है उनकी। वो जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी, वो कभी करते नहीं है। और उनकी जो सरकार जो आज हिल रही है, हम्म। प्रधानमंत्री आज जिस तरह से परेशान है, उनके राजनीतिक संकट उन पर आने वाला है। राजनीतिक संकट आ चुका है, आने वाला क्या है। और उनके हम्म। इर्द गिर्द जो जो लोग हैं, उनमें हम्म। मोदी का एक ही किया उन्होंने पिछले 11 साल में, कि हम्म। देश में भक्तों की संख्या खड़ी की उन्होंने। मोदी भक्त, अंधभक्त, उनकी संख्या खड़ी की। राहुल गांधी ने कोई भक्तों की, कोई फॉलोवर की, कोई संख्या बढ़ाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो साफ बात करते हैं, बिना लाग लपेट के करते हैं, गरीबों के साथ हम्म। खाना हम्म। खाते हैं, और खेत में चले जाते हैं। कोई दुख दर्द है किसी का, वहां चले जाते हैं। दशरथ मांझी के घर गए वो, उन्होंने देखा कि उनके जो फैमिली है टूटे फूटे घर में रह रही है। बिहार में आप ये देखिए ना कि बिहार में कितने सरकारें यार, कितने सरकारें चली गई। तो दशरथ मांझी के जो जिन्होंने क्या क्या, इतना बड़ा समाज सुधारक और इतना बड़ा जी। संघर्षशील जो जी। व्यक्ति थे, जिन्होंने नई दिशा दिखाई आदिवासी समाज को, उनके परिवार के पास रहने को घर नहीं है। हम्म। राहुल गांधी ने बिना किसी प्रचार के उनका घर बनवा दिया, नया घर। और ये जो नेता लोग, जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है कि सत्ता को कैप्चर करो, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करो, कोर्ट को कैप्चर करो, हाई कोर्ट को कैप्चर करो, सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर करो। तो राहुल गांधी कैप्चर नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इस समाज के सच्चे मायने में, जो महात्मा गांधी का जो सपना था,
महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार वो देश को चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी लाल किले से या लाल किले से नीचे उतर के संविधान की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी और उनके जो चाणक्य हैं, उनकी जो टीम है, उनके जो प्रवक्ता हैं, वो जहर उगलते हैं। राहुल गांधी ने कभी जहर नहीं बुला, कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की, बिलो बेल्ट नहीं किया। ये मोदी ने इस देश में सिखाया कि बिलो बेल्ट कैसे हमले किए जाते हैं, बिलो बेल्ट कैसे पॉलिटिक्स की जाती है। जी। लेकिन सवाल तो सर ये है कि आपने बोला कि जैसे मोदी भक्त लोग कहते हैं, राहुल भक्त जो है, राहुल ने कभी भक्त नहीं बनाया। लेकिन सवाल है जी। सर कि मैं छवि की बात कर रहा था, क्योंकि हर नेता की एक अपनी-अपनी छवि होती है। एक तरफ राहुल जी। गांधी जी हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सर इन दोनों हम्म। नेताओं की छवि में आप अंतर किस तरीके का देख पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो बात करते हैं, दिल से करते हैं, सच्ची बात करते हैं, साफ बोलते हैं। अगर संविधान को खतरा है, तो उन्होंने 2-3 साल से देश में संविधान को जो खतरा पैदा हो गया मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, संसद नहीं चलने देते सत्ताधारी पार्टी के लोग, वो एक संविधान को खुली चुनौती देते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग संविधान को कुचलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और उनके लोग अगर देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रति किस तरह का उनका व्यवहार है, ये जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे 1 महीने पहले तक, 20 दिन पहले तक, उनको किस तरह से 18-20 दिन पहले हटा दिया गया, बेआबरू होकर के तेरे कुचले से। लेकिन राहुल गांधी ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी, इवन मोदी जी के बारे में भी उन्होंने कोई निजी टिप्पणी नहीं की। लेकिन इनकी माँ के बारे में उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की, उनके परिवार में किस तरह की टिप्पणियां की, उनके नेहरू के बारे में अभी पिछला संसद में मोदी जी ने रिप्लाई दिया, भाषण दिया। क्या उनका भाषण था? किस तरह से वो नेहरू को 16 बार 18 बार उन्होंने नेहरू को सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताया, पहलगाम और इस पर जो डिस्कशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर पे। तो नकारात्मक पॉलिटिक्स मोदी की व्यक्तित्व में कूट-कूट कर भरी पड़ी है। उनके जो टीम है, उनके जो चेले चपाटे हैं, उनमें कूट-कूट के भरी है। लेकिन राहुल गांधी ने ये एक बड़ी लकीर खींच दी आज की तारीख में, और मुझे लग रहा है कि उस बड़ी लकीर को, संविधान को जो खतरा है, देश में वोटर्स को जो वोटर्स का जो चोरी हो रहा है, और उस चोरी के वोट को के जरिए अगर आप सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं या कब्जा कर चुके हैं, इसको राहुल गांधी ने पूरी तरह बेनकाब किया, संसद में बेनकाब किया, संसद के बाहर बेनकाब किया। 17-18 दिन तक संसद नहीं चली। इस मुद्दे को देश के घर घर में पहुंचा दिया कि मोदी एक फेक वोट से मोदी जो है इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस जिस चुनाव के बूते पर वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कम से कम 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी करके जीती हुई है। ये मेरा आरोप नहीं है, राहुल गांधी का आरोप है। तो ये जो इमेज फैक्टर है, राहुल गांधी आज इमेज के मामले में, छवि के मामले में राहुल प्रधानमंत्री मोदी से बहुत आगे जा चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी। लेकिन सर बिहार चुनाव में अगर किसी कारणवश अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है या फिर पीछे रह जाती है, तो फिर देश की राजनीति में इसका किस तरीके से असर, क्या प्रभाव पड़ सकता है? बिहार अगर मोदी चुनाव हारे, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो चुनाव नहीं हारेंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, क्योंकि वो हार को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव दिल्ली में मोदी की सत्ता के पतन का कारण बनेगा, और उसमें नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक बहुत बड़ा विभाजन की नींव पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का जो जनाधार है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा जनाधार है उनका। और इस चुनाव में जो मैं देख पा रहा हूं कि अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, वो जिस तरह से नीतीश कुमार धीरे धीरे करके पर्दे के पीछे चले गए हैं, नेपथ्य में चले गए हैं, ऐसी सूरत में बीजेपी बिहार को कैप्चर करना चाहती है।
पिछड़ों के वोट को कैप्चर करना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार का जो वोट है वो बड़ा मैच्योर्ड वोट है। उनको उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका वोट का दुरुपयोग करके सत्ता कैप्चर करके उनको बाहर कर देगी, इसलिए बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण होना है। अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट जो नीतीश कुमार के साथ था, वो मुझे लग रहा है कि उसका एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट हो जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ, मतलब तेजस्वी, कांग्रेस और भाकपा माले की तरफ। ये एक बड़ा बदलाव बिहार में इस चुनाव में होगा और मोदी की सत्ता के पतन की शुरुआत होगी अगर बिहार में एनडीए चुनाव हारता है। जी सर, एक सवाल है मेरा कि क्या लगता है कि जो बिहार चुनाव से पहले जो राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें खबरें ये भी चल रही हैं कि समापन का जब समय होगा तो उसमें तमाम इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं वो भी उसमें मौजूद रहेंगे, क्या लगता है कि ये यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए एक नया संजीवनी बूटी बनने वाला है बिहार चुनाव से पहले? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये जो यात्रा होने वाली है, ये यात्रा बिहार का जो चुनावी परिदृश्य है उसको पूरी तरह बदल कर रखने वाला है। और मुद्दा केवल एसआईआर नहीं है, मुद्दा ये है कि आप लोगों ने बिहार के लिए किया क्या। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। बिहार में सड़कें ठीक बन गई, थोड़ा पहले की अपेक्षा मार्केट सजे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बिहार की जो बुनियादी समस्या है, बुनियादी समस्या बिहार की क्या है? बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार से रोजगार नहीं है तो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। बिहार में मोदी जाकर के, जो प्रशांत किशोर ने ठीक ही कहा कि मोदी बिहार में ताली पिटवाते हैं कि मैं बिहार से नमो भारत शुरू कर रहा हूँ, ट्रेनें शुरू कर रहा हूँ जो बिहार से बेंगलोर जाएंगी, बिहार से अहमदाबाद जाएंगी। अरे भाई, आप बिहार की जो असली समस्या है वो रोजगार की है। आप वहां पर बिहार के लोगों को जो दूसरे राज्यों में मेहनत करके अपना सिक्का जमाते हैं, वो लोग बिहार जाकर के बिहार में नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बिहार को वो कम मजदूरी, कम तनख्वाह में बिहार में लोग काम करने को तैयार है। तो बिहार में जो बड़े पैमाने पर ये जो पलायन हुआ है बिहार से, ये पलायन के लिए जिम्मेदार कौन है? 20 साल से आप भी नरेंद्र मोदी की सत्ता में, मेरे समझ से 2-3 साल को छोड़ करके बाकी तो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें पार्टनर रही है बिहार में नीतीश कुमार के साथ। तो आपने क्या बदलाव किया? और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बिहार को जो वायदे किए गए थे, आपने क्यों नहीं पूरे किए? और जो आपने देखिए कि कई तरह के वादे इन्होंने बिहार में किए थे कि आप 2-2 लाख रुपए देंगे। नीतीश कुमार जी ने वादे किए। अब तो उनका तबीयत खराब है, उनको याद ही नहीं होगा कि 2019 के आप एक प्रोग्राम कीजिएगा कि 2019 के चुनाव में कौन से वादे किए जो इन्होंने पूरे नहीं किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस राहुल गांधी होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का फोटो दिखा के वोट लेती है। नरेंद्र मोदी का जो इमेज है राष्ट्रीय स्तर पर, वो इमेज इस समय पूरी तरह क्रैक कर गई है, धूमिल हो गई है। और ऐसी दशा में आप नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में वोट मांगने जा रहे हैं, तो आपकी बात को ज्यादातर लोग नहीं सुनेंगे। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लोग सुनेंगे, लेकिन उस लेवल पर जो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो पिटारा उनके पास है, उसका आप भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। और एक और लास्ट बात बता रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके सिस्टम के खिलाफ डबल एंटी इनकम्बेंसी है। एक तो बिहार में जो डबल इनकम्बेंसी है, दूसरा है कि देश में मोदी की नीतियों के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की नीतियों की विफलताएं हैं, नाकामियां हैं, कूटनीतिक विफलताएं हैं। अब बिहार का चुनाव आ गया तो आपने जीएसटी रिफॉर्म कर दिया। आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? 2 साल पहले क्यों नहीं किया? तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो कॉमन मैन को, और महंगाई का आपने क्या किया? आपने जो महंगाई से आम गरीब आदमी को खाने को शाम को नहीं है, आप 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज पर आप वोट मांगते हैं। आपको एक किस्म से एक कलंक है आपके लिए ये कि आप ताली पीट रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज अगले 5 साल के लिए जारी रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता के लिए ये चुनाव उनकी तकदीर का बहुत बड़ा फैसला होना है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव आते आते
नवंबर जो 10-15 तारीख तक चुनाव खत्म हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान, एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान बिहार में होने वाला है, ऐसा मैं साफ-साफ देख रहा हूँ। जी। सर मेरा आखिरी सवाल है कि आजाद भारत में क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से फर्स्ट टाइम वोट चोरी को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है, एसआईआर को लेकर निकाली जा रही है, क्या लगता है कि आगे कभी भविष्य में इस तरीके से यात्राएं निकालने की जरूरत पड़ेगी या फिर पड़ सकता है? देखिए ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, देश काल परिस्थिति के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं। आज की तारीख में वोट चोरी का मुद्दा देखिए कि बिहार में वोट, मैंने जैसे पहले बताया कि बिहार में जो मोदी और अमित शाह और इलेक्शन कमीशन ने मिल करके जो काम किया, जो एसआईआर किया, वो इलेक्शन कमीशन का अपना निर्णय नहीं है, वो पीछे से जो इनके मास्टर हैं, जिन्होंने इनको नौकरी पर रखा है इलेक्शन कमिश्नर्स को, वो उन्होंने कहा ये करो तो उन्होंने कर दिया, एसआईआर लागू कर दिया बिहार में। इसका क्या क्या इलेक्शन से 6 महीने पहले नहीं कर सकते थे आप? अब आप जो है बुरी तरह फंसे हुए हैं, इसलिए कि फंसे हुए हैं कि एसआईआर के मामले में आप पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और अब मैं बता रहा हूं कि व्यापक पैमाने पर जो वोटों की कटौती हुई है, वो भी एक इश्यू है। ठीक है, चुनाव आते आते उनका वो सब चीजें थम जाएंगी, उस पर चर्चा कम हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने जो बड़ा मुद्दा उठाया है कि ये लोग फेक वोटर बनवाते हैं, जाली वोट बनवाते हैं, एक ही वोट के जगह उसको बिहार यूपी में भी डलवाते हैं, महाराष्ट्र में डलवाते हैं, बेंगलोर में भी डलवाते हैं। ये जो मुद्दा है कि लोकतंत्र को कैप्चर करने के लिए और हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए जो आप काम करते हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा एक्सपोज करेगी। और मुझे लग रहा है कि इससे जो महागठबंधन है, जिसको बिहार में कहते हैं इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है, वो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है, वो एक जबरदस्त आंधी का रूप लेगा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान। और इसमें जो समाज के जो पिछड़े दलित गरीब तबके हैं, वो इस यात्रा से जुड़ेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये बिहार के भविष्य का सवाल है। और राहुल गांधी ने जो बड़ी लकीर खींची है, मुझे लग रहा है कि उनकी जो बड़ी लकीर इस चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वो एक किस्म से नई दिशा दिखाएंगे, न केवल बिहार को और बिहार का चुनाव, ये चुनाव देश को नई दिशा दिखाएगा। क्योंकि मोदी सरकार को सबसे बड़ी चुनौती देगा बिहार के चुनाव के परिणाम, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल कल राहुल गांधी जी बिहार जा रहे हैं और सासाराम से अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और लगभग 16 दिन ये यात्रा चलेगी और 1300 किलोमीटर का ये पूरा ब्यौरा है। और ये बताया जा रहा है कि जब लास्ट में जब समापन होगा तब लगभग इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। इस यात्रा से दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या देश की राजनीति में कोई बड़ा फर्क देखने को मिलेगा? आप सभी के मन में कुछ सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।